प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा कि बाबूजी किस प्रकार से चिंतित है कि घर परिवार कैसे चलेगा। उन्हें पेंशन में 25 रुपये मिलते हैं। बेटा धीरज को पूरे महीने की तनख्वाह 99 रुपये है और घर में इतना खर्चा है। 3 आदमी पढ़ने वाला है, समर, कुंवर, अमर, फिर मुन्नी भी यहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के आप हिसाब करेंगे तो घर में माँ, बाबूजी, धीरज की पत्नी 4, समर 5, अमर कुंवर 7, मुन्नी 8, प्रभा 9, फिर बाद में देखेंगे कि धीरज की एक बेटी जन्म लेगी। ये कुल मिलाकर के 10 परिवार का खर्च है। तो बाबूजी का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है समस्या इस परिवार में। जैसा कि पहले ही हम लोगों ने देखा था सबसे पहला वीडियो में कि यह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। मैंने बताया था कि सारा आकाश उपन्यास जो है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी पर आधारित है। यहाँ फिर है मुन्नी का विवाह 16-17 वर्ष में हो गया था। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, मुन्नी का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, है ना। इसमें से एक ऑप्शन चुनना होगा। उस समय घर का कुछ सामान बेचकर तथा कर्ज लेकर उसका विवाह किया गया था। जिस समय मुन्नी का विवाह किया गया था उस समय घर का कुछ सामान बेचा गया था और कुछ इधर उधर से कर्ज भी लिया गया था। वह सबसे अधिक अभागिन निकली। सबसे अधिक अभागिन निकली का मतलब यह है कि उसकी जब शादी की गई तो उसका पति नालायक निकला और वह उसको खूब मारता पीटता था, जिसके कारण वह वहाँ से भागकर अपने माँ बाप के घर आ गई थी। उसके पति का संबंध किसी दूसरी स्त्री के साथ था। कहने का मतलब कि शादी उसकी हुई थी मुन्नी से, लेकिन उसका संबंध किसी और औरत के साथ था। पति और सास ने उस पर अनेक अत्याचार किए। पति अर्थात मुन्नी के पति और मुन्नी के सास ने मुन्नी पर बहुत अत्याचार किए। दोनों मारते पीटते और न जाने कितने तरीके से उसे सताते। तो मुन्नी को मारते थे, पीटते थे और तरह तरह से उसे टॉर्चर करते थे। सास की मृत्यु के बाद पति ने रखेल को घर लाकर रख लिया। जब तक सास थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि मुन्नी के पति का संबंध दूसरे स्त्री से था। जब तक मुन्नी की सास जिंदा थी वह पति दूसरी स्त्री को अपने घर नहीं लाता था। लेकिन जब सास मर गई अर्थात मुन्नी के पति की माँ मर गई, तब उसने क्या किया, उस रखेल को अर्थात जिस औरत से उसका नाजायज संबंध था उसको लाकर घर में रख लिया और उसके बाद मुन्नी पर और अत्याचार बढ़ गए। अब मुन्नी पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे इतना मारा कि पूरा शरीर नीला पड़कर सूज गया। एक दिन मुन्नी को बहुत मारा, जिसके कारण क्या हुआ कि मुन्नी का शरीर नीला हो गया और सूज गया, स्वेलिंग हो गया। रात को उसे घर से निकाल दिया। रात को क्या किया उसने, मुन्नी को घर से निकाल दिया। सवेरे वह अपने पिता के घर लौट आई और तब से पिता के घर ही रहती है। समर का मन होता कि उसके राक्षस पति को मारा पीटा जाए, जिससे उसे भी पता चले कि चोट कैसे लगती है। समर चाहता था, उसकी इच्छा होती थी कि वह जा कर के मुन्नी के पति को मारे पीटे, कि ताकि उसके पति को यह एहसास हो कि चोट कैसी होती है। मुन्नी चुप और तटस्थ रहती। अब मुन्नी बिल्कुल शांत रहती और तटस्थ। तटस्थ का मतलब हुआ न्यूट्रल रहना। अब वो तो खुद ही विवाह की हुई बेटी है, वह किसी
और घर की हो गई है, अब इस घर में रहती है, वह क्या बोले? वह चुपचाप न इधर बोलती है न उधर बोलती है, अपना चुपचाप रहती है। पता नहीं ऊपर अकेले बैठकर क्या ताकती रहती है। ऊपर मतलब घर की छत पर जाकर बैठ कर के और इधर उधर पता नहीं क्या ताकती रहती है, इधर उधर देखती रहती है, अर्थात वह चिंता में डूबी रहती है। 18-19 बरस की चमकते मोती सी उम्र झुर्रियों और दुख के पाले में मुरझा गई। अभी उसकी उम्र 18-19 हुई है। उसकी शादी हुई थी 16-17 की उम्र में और अभी उसकी उम्र हो गई है 18-19। 18-19 की उम्र में आदमी का चेहरा मोती सा चमकता रहता है, लेकिन मुन्नी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ मतलब रिंकल्स पड़ गए हैं और दुख के कारण उसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहता है। बाबूजी ने अनेक पत्र उसके पति को लिखे, बिरादरी का दबाव डलवाया पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। बाबूजी ने बहुत ऐसी चिट्ठी लिखी मुन्नी के पति को समझाने के लिए, साथ में उसके ऊपर सोशल प्रेशर, बिरादरी का दबाव मतलब सोशल प्रेशर, यहाँ ये जो है कहा गया, ये बिरादरी का दबाव डलवाया मतलब सोशल प्रेशर भी उसके ऊपर डलवाया, लेकिन उसके पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाभी समर को भड़काती थी कि प्रभा कितनी ही पढ़ी लिखी हो, बिना कूटे पीटे ठीक रास्ते पर नहीं आएगी। अब भाभी समर को अलग भड़काती थी। क्या भड़काती थी कि देखो भाई, वो जितनी पढ़ी लिखी है ठीक है, लेकिन जब तक उसकी कुटाई पिटाई नहीं करोगे, है ना, जब तक उसको मारोगे पीटोगे नहीं, तब तक समर ठीक रास्ते पर प्रभा ठीक रास्ते पर नहीं आएगी। समर से अक्सर घर के पैसे की तंगी की बात की जाती और हमेशा समर के सामने इस तरह की चर्चा होती कि घर में पैसे की तंगी है, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। उसने एक दिन धीरज भैया से कहा, आप चाहते हैं मैं FA का इम्तिहान दूं या नहीं, है ना? तो उसने एक दिन भाई से कह दिया कि आप क्या चाहते हैं, बार बार पैसा नहीं है, घर में पैसे की तंगी है, ये सब चर्चा करते हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं कि मैं FA का इम्तिहान दूं या नहीं दूं? ये उस समय ये वह इंटर का एग्ज़ाम देने वाला था, तो उसका एग्ज़ाम वो दे या नहीं। उसने संकेत दिया कि गृह कलह उसकी पढ़ाई में रुकावट डालती है। उसने इंडिकेशन में बता दिया कि घर में जिस तरह से कलह होता रहता है, इस कलह के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है। उसने समझाया। समर चुप ही रहता था और पहले की चुप्पी आत्म तृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और यह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह उसे भीतर ही भीतर रेते जा रही थी। कहने का मतलब कि पहले भी समर शांत रहता था, चुप रहता था, लेकिन पहले जब चुप रहता था तो वह सेटिस्फाइड रहता था। वह जो चुप्पी थी, वह जो साइलेंस था, वह सेटिस्फेक्शन का था। लेकिन अब की जो चुप्पी है, अब जो चुप रहता है, वह वह साइलेंस उसे भीतर ही भीतर आरा आरा लकड़ी को काटने के लिए या चीरने के लिए एक हथियार होता है, उसको आरा बोलते हैं। तो जिस तरह से आरा से कोई उसके मन को चीर रहा है, ऐसा उसे अनुभव होता। समर के अंदर का कुछ खो गया था। कहने का मतलब कि उसे ऐसा फील होता था कि उसके अंदर का कुछ खो गया है। अंदर का कुछ खो जाने का मतलब ये होता है कि आपके मन में कोई ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग आ करके बैठ जाए जो निकलने का नाम न ले और आप हमेशा उसी में डूबे रहें, तो उसको बोलते हैं अंदर से कुछ खो जाना। वह स्वयं को बेकार का आदमी मानने लगा था। अब वो अपने आप को बेकार, यूजलेस मानने लगा।
घंटों पार्क में चुपचाप बैठा रहता। अब वो टेंशन में रहता था, तनाव में रहता था, इसलिए वह जाकर पार्क में बैठ जाता घंटों और कुछ न कुछ सोचता रहता। उसे लगता उसके सपने टूट गए। उसे लगता कि उसने अपने जीवन में जो कुछ बनने का सोचा था वह अब नहीं बन पाएगा। उसने जो तरह तरह के महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी, जो एम बनाए थे अपने जीवन में, वे सब अब उसे लग रहा है कि पूरे नहीं होंगे। उसका जीवन खोखला हो गया। मंदिर में एकांत में बैठकर सोचने में उसे सुख मिलता था। अब वो मंदिर में जाकर बैठकर एकांत में बैठना पसंद करता था और एकांत में बैठ कर के कुछ सोचता था और उसी में उसे शांति मिलती थी, उसी में उसे संतोष प्राप्त होता था। एक दिन एक पंजाबी शरणार्थी को मंदिर के पुजारी ने प्रसाद मांगने पर धूनी की लकड़ी से मारकर भगाया था। तब से वह मंदिर भी नहीं जाता। अब जब एक दिन वह मंदिर में बैठा था, उस दिन एक पंजाबी शरणार्थी आकर के मंदिर के पुजारी से प्रसाद मांगा। तो मंदिर के पुजारी ने क्या किया था कि धूनी की लकड़ी जिसमें हवन किया जाता है और लकड़ियां जलती रहती है, उसी में से एक लकड़ी खींच करके और उस पंजाबी शरणार्थी को मारकर भगाया। तब से समर भी मंदिर जाना बंद कर दिया। उसे लगता था कि मैं भी कभी बैठा रहूंगा और पुजारी का मूड खराब होगा तो मुझे भी मार बैठेगा। और ऊपर हम लोग पात्र परिचय में दूसरे या तीसरे वीडियो में तीसरे वीडियो में ही शायद हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग जब उसको देखेंगे सुनेंगे तो देखेंगे कि उसमें पंडित नवल किशोर हैं और उनका बेटा विष्णु है ना। तो विष्णु ने ही ऐसा किया था, उस शरणार्थी को मारकर भगाया था। वह प्रभा को भूलना चाहता था, पर घर में उसकी बुराई का कोई न कोई अंश उसके कानों में पड़ता रहता। अब समर चाहता था कि मैं प्रभा को भूल जाऊं, उसका नाम तक याद न है। लेकिन जब वह घर में आता था तो घर परिवार के लोग प्रभा के विषय में ही कोई न कोई बुराई करना शुरू कर देते। प्रभा का नाम हमेशा किसी न किसी बहाने घर में लोग ले ही लेते और वह समर के कान तक पहुंच जाता और फिर समर को बुरा लगता, जिसको वह बार बार भुलाना चाहता है। परिस्थिति ऐसी घर में उत्पन्न हो जाती है कि फिर बार बार वह याद आ जाती है। एक दिन खाना देते समय मुन्नी ने समर से पूछा कि क्या वह भाभी से जरा भी नहीं बोला। और लो एक दिन मुन्नी ने समर से पूछ ही लिया कि अच्छा भैया आप ये बताइए कि आपने भाभी से बिल्कुल बातचीत नहीं की। समर ने उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? नहीं। तो फिर मुन्नी ने पूछा दूसरी शादी करोगे? तो समर ने कहा हाँ हाँ, एक शादी करा के तो उसे गला रही हो और दूसरी किसके नाम को रोएगी। और उसने मुन्नी से कहा कि एक शादी तो मेरी करा दी, जो मेरी पत्नी गल रही है, उसे सबके सब सता रहे हैं, सबके सब उसे दुख दे रहे हैं, ताना मार रहे हैं। और यदि दूसरी शादी मेरी करा दी जाएगी तो वह किसके नाम रोएगी। अचानक समर के मुंह से निकला। समर ने ये ऊपर जो बातें लिखी गई है, हाँ हाँ, एक शादी करा के तो उसे गला रही हो और दूसरी किसके नाम रोएगी, ये बात अचानक ऑल ऑफ ए सडन उसके मुंह से निकल गई। समर के विवाह को 6 महीने बीत गए थे। 6 महीने बीत गए थे। प्रभा ने उसे एक पत्र भी नहीं लिखा। प्रभा ने पत्र नहीं लिखा कहने का मतलब कि जिस दिन खाना बनाई थी उसके 2 दिन बाद प्रभा अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद प्रभा ने एक चिट्ठी तक समर को नहीं लिखी। समर सोच रहा था न जाने उसने अपने घर जाकर उसके बारे में क्या क्या कहा होगा। अब समर यहाँ मन में सोच रहा था कि जब वो अपने घर गई होगी तो अपने माँ बाप से मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहा होगा। मुन्नी समर से कुछ कहना चाहती थी पर भाभी के आ जाने के कारण कुछ नहीं बोल पाई। मुन्नी समर से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच में भाभी वहां आ गई तो मुन्नी ने कुछ नहीं कहा। अब आप लोगों को मैं यह बता देना चाहता हूँ यहाँ कि मुन्नी
समर से क्या कह देना चाहती थी। खास में जिस दिन प्रभा ने खाना बनाया था और दाल में नमक ज़्यादा होने के कारण वह नाराज हो गया था, तो यही बात मुन्नी समर को बता देना चाहते थे कि भैया इसमें प्रभा भाभी का कोई दोष नहीं है। प्रभा भाभी ने दाल ठीक ही बनाई थी, लेकिन बड़ी भाभी ने जा कर के चुपके से दाल में एक मुट्ठी नमक डाल दिया था, जिसके कारण दाल खराब हो गई थी। ये कहना चाहती थी, लेकिन इसी बीच में भाभी आ गई। भाभी आ जाने के कारण मुन्नी नहीं बता पाई। बोर्ड की फीस 25 रुपए लेने के लिए समर बाबूजी के पास गया। अब यहाँ आप सभी जानते हैं ICSE ISC का आप लोगों को एग्जामिनेशन फीस जमा करना पड़ता है। उसी तरह से समर को भी 12 का एग्जामिनेशन फीस जमा करना था। बोर्ड का फीस जो 25 रुपया था वह मांगने वह बाबूजी के पास गया। उन्होंने 10 बातें सुनाकर अपनी पेंशन के 25 रुपए उसे दे दिए। उन्होंने पैसे तो 25 रुपए दिए समर को बोर्ड के फीस भरने के लिए, लेकिन 10 बातें सुनाई। उन्होंने समर से प्रभा को लाने के लिए कहा, क्योंकि अब उन्होंने समर से कहा कि जाओ अपनी पत्नी को बुला कर लाओ, क्योंकि धीरज की पत्नी माँ बनने वाली है। नीचे देखेंगे धीरज की पत्नी जो है अर्थात वही बड़ी भाभी जो है वो माँ बनने वाली है। तो अब वे घर का काम धंधा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए घर का काम धंधा करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। इसलिए समर जाए और अपनी पत्नी को बुलाकर लाए। तो जैसा कि मैंने ये पहले ही कह दिया कि धीरज की पत्नी है ना कि बहू की डिलीवरी भी निकट थी। कहने का मतलब कि वो बच्चा को जन्म देने वाली थी। प्रभा के होने से घर के काम में मदद हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि घर में काम करने के लिए किसी न किसी का होना जरूरी था। समर ने कहा कि अमर को लेने भेज दें, वह नहीं जा सकता। समर ने कह दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, आप अमर को भेज दीजिए, वह जा करके बुला लाएगा। बाबूजी गुस्से में आ गए। उनको लगा कि मेरी बात काट रहा है। समर अंदर ही अंदर जल भून रहा था। शादी उससे पूछकर नहीं की गई थी। बहू को बुलाना चाहते हैं तो बुलाए, न बुलाना चाहते हैं तो न बुलाए। अब उसका मानना है कि शादी तो मेरी मर्जी से नहीं हुई है, शादी तो आपने मेरी ज़बरदस्ती कर दी। तो आपको बहू को घर में रखना है तो अपने बलबूते रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, बुलाना है तो बुलाइए, नहीं बुलाना है तो मत बुलाइए। अमर प्रभा को लेकर आ गया। तो अंत में लाचार होकर बाबूजी ने क्या किया, अमर को ही भेजा कि जाओ प्रभा को बुला कर लाओ। अमर गया, प्रभा को बुला कर लाया। प्रभा का सामान समर के कमरे में रखा हुआ था। अब वह समर की पत्नी थी तो समर के कमरे में ही तो आएगी रहेगी, अपना सामान रखेगी। प्रभा ने अपने घर जाकर उसकी बुराई नहीं की थी, यह जानकर समर को संतोष हुआ था। जब अमर आया प्रभा को बुलाकर तो समर ने अमर से पूछा कि अच्छा तुम बताओ, जब तुम वहाँ गए थे तो प्रभा के माता पिता ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या, कोई शिकायत भी की क्या? तो अमर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तक कि वे लोग तो आपकी बड़ाई ही कर रहे थे, लेकिन हाँ माँ बाबूजी के बारे में बोल रहे थे कि पैसा के लोभी हैं। वह प्रभा का पत्र न आने की बात भूल गया था। उसे लगा कि प्रभा सचमुच समझदार है। अब उसे लगा कि प्रभा ने एक पत्र भी नहीं लिखा इतने दिनों में। इसका मतलब ये है कि प्रभा समझदार है। अनपढ़ लड़की तो पता नहीं क्या बवाल मचा देती। अनपढ़ लड़की होती तो वहाँ जाकर न जाने क्या क्या शिकायत करती और क्या क्या बवाल मचा देती। वह उसके साथ गृहस्थ जीवन जीने के सपने संजोने लगा। अब समर के मन में प्रभा के प्रति सहानुभूति सिंपैथी आने लगी और मन में सोचने लगा कि ठीक है, प्रभा के साथ मिल करके ही गृहस्थ जीवन जीना पसंद करूंगा। रात होने पर
अत्यंत बेताबी से समर प्रभा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब रात में समर अपने कमरे में सोया था। प्रभा ने अपना सारा सामान समर के कमरे में ही रखा था। अब समर प्रतीक्षा कर रहा है कि प्रभा अब आएगी, प्रभा अब आएगी, प्रभा अब आएगी। प्रभा आई, संदूक खोला, आई जरूर कमरे में, संदूक खोला, कपड़े निकाले और बाहर चली गई, और कुछ कपड़े संदूक से निकाली और फिर बाहर चली गई। थोड़ी देर के इंतजार के बाद भी वह नहीं आई। समर इंतजार करता रहा कि प्रभा आएगी। रात बीतती जा रही है लेकिन प्रभा नहीं आई। भाभी के कमरे में गई। वह भाभी के कमरे में चली गई और वहां सोना चाहती थी, और वह भाभी के कमरा में ही सोना चाहती थी। उनमें जोर जोर से बात हो रही थी। भाभी और प्रभा में अब जोर जोर से बात हो रही है। कहने का मतलब कि भाभी पक्का प्रेशर दे रही है, दबाव डाल रही है कि वह जा करके समर के साथ समर के कमरे में सोए। भाभी उसे समर के कमरे में जाकर सोने को कह रही थी। कहने का जो मैंने आपको बताया वह बात आ ही गई। भाभी क्या कह रही थी कि नहीं, तुम जाओ अपने पति के साथ अपने पति के कमरे में सो। उत्तर में प्रभा का तीखा स्वर सुनाई दिया। उत्तर में प्रभा ने जवाब दिया भाभी को, क्या मुझसे तो नहीं होता जेठानी जी कि कोई दुत्कारता रहे और पूंछ हिलाता रहो, ठोकर मारता रहे और तलुए चाटते रहो। कहने का मतलब कि प्रभा ने कह दिया कि जेठानी जी मुझसे यह नहीं होगा कि कोई मुझे दुत्कारता रहे, फटकारता रहे, मुझे दूर भगाता रहे और मैं पूंछ हिलाती रहूं। कोई मुझे ठोकर मारे और मैं उसके तलवे चाटूं। तलवे चाटना यहाँ एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है चापलूसी करना, है ना। तलवे चाटना का मतलब होता है चापलूसी करना। यहाँ इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो ध्यान से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी और न सोचेंगे कि सर का काम है वीडियो बनाकर भेज देना और मेरा काम है इधर से ये सर, ओके सर, बाय सर बोल देना तो काम हो गया। तब नहीं होगा। समर ने सोचा, उफ कितना दम। अब समर को तो यह बात सुनाई देती कि कोई दुत्कारता रहे, फटकारता रहे और मैं उसके पीछे दुम हिलाती रहूं, तलवा चाटती रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। यह बात समर को सुनाई देती। अब समर के मन में फिर आ गया, वो इतनी घमंडी है ये औरत, एक एक शब्द जैसे तेजाब भरा हो। तेजाब मतलब एसिड, एक एक वर्ड एसिड से भरा हो, ऐसा समर को लगा। क्योंकि प्रभा की बात उसने सुनी और प्रभा की बात उसे बुरी लगी। उसने अपने मन में निश्चय फिर कर लिया। क्या किया? थोड़ी देर पहले तो सिंपैथी आई थी लेकिन फिर उसकी सिंपैथी खत्म हो गई। आज ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की कोई शक्ति क्यों ना आए, हमारा समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा सोचा समर ने। कहा कि ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, महेश मतलब भगवान शंकर शिव आ जाए, फिर भी कॉम्प्रोमाइज मैं प्रभा के साथ नहीं करूंगा। लोहे का पाला इस्पात से ही पड़ा है। कहने का मतलब कि वह लोहा है तो मैं स्टील हूँ। कहने का मतलब यह है कि लोहा से ज्यादा हार्ड स्टील होता है। तो समर का मानना है कि यदि प्रभा लोहा की तरह हार्ड है तो मैं स्टील की तरह हार्ड हूँ। भाभी ने उसे समझा बुझाकर समर के कमरे में भेज दिया। समर के कमरे में पहुंचा तो दिया भाभी ने समझा बुझाकर। समर पढ़ने का बहाना कर रहा था। समर जगा हुआ था, उसकी तरफ देखा नहीं लेकिन प्रिटेंड कर रहा है कि वह पढ़ रहा है। वह अंदर आई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर समर की ओर पीट करके सो गई। और वो आई तो जरूर कमरे में लेकिन जमीन पर एक कपड़ा बिछाई और उस पर समर की तरफ पीठ करके, मुंह करके नहीं, पीठ करके सो गई। बेड पर नहीं सोई। समर चुपचाप बैठा सोचता रहा। समर चुपचाप सोचता रहा। वह कभी सामने सिकड़ी पड़ी प्रभा को घृणा से देख रहा था और कभी अपने आप में खो जाता। अब वह
घृणा से प्रभा को देख रहा था, क्योंकि वह सामने जमीन पर पड़ी हुई थी, सिकुड़ी हुई थी, अपने हाथ पांव सिमट करके सो रही थी। कभी उसको देखता, फिर कभी अपने आप में खो जाता। इस तरह से रात बीत गई। चलो भाई, ये रात बीत गई। अगले दिन भाभी समर को खाना खिला रही थी और बातें कर रही थी। भाभी खाना खिला रही थी समर को और बात भी कर रही थी। समर आवेश में भाभी से कह रहा था, आवेश में मतलब गुस्से से भाभी से कह रहा था कि प्रभा के आने के कारण उसकी पढ़ाई में रुकावट आएगी। समर गुस्से में भाभी से कह रहा था कि प्रभा आ गई, प्रभा के आने से मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। पर भाभी समझा रही थी कि अम्मा जी से काम होता नहीं, मुन्नी बीबी जी तथा प्रभा मिलकर घर का कार्य कर लेंगी समय पर। वह अमर तथा कुंवर स्कूल जा पाएंगे। कहने का मतलब कि वह समझा रही थी कि इसलिए प्रभा को बुलाया गया है कि माँ तो बूढ़ी हो गई और मेरे बारे में तो आपको पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता, जल्दी से उठा नहीं जाता। तो प्रभा और मुन्नी ये दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि अमर भी स्कूल जाता है, कुंवर भी स्कूल जाता है, तो इन लोगों को समय पर खाना मिल जाएगा और ये लोग समय पर स्कूल जा पाएंगे। यही सब सोचकर प्रभा को यहाँ बुलाया गया। ये सब सोचकर प्रभा को बुलाया गया है, न कि आपकी पढ़ाई में बाधा देने के लिए। भाभी के समर से पूछने पर कि वह प्रभा से इतना नाराज क्यों है, भाभी ने समर से पूछा कि अच्छा ये बताओ समर, तुम प्रभा से इतना नाराज क्यों हो। तो समर कहता है कि यह भी कोई जबरदस्ती है कि वह उसे पसंद करे। अब समर इसमें कहता है कि इसमें तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती तो किसी को कह नहीं सकता है कि तुम XYZ को पसंद करो। ये तो पसंद करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसे पसंद करेगा और किसे पसंद नहीं करेगा। इस पर भाभी कहती हैं कि अम्मा जी तथा मुन्नी बीवी तो उसकी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करती हैं, तथा उसका बाप कहता था कि उसने प्रभा की पढ़ाई पर 20,000 रुपये खर्च किए हैं। तो भाभी समर से कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन अम्मा जी और मुन्नी दोनों तो बोलते हैं कि वो बड़ी सुंदर है। उतना ही नहीं, प्रभा का बाप कहता था कि प्रभा की पढ़ाई पर उसने 20,000 रुपये खर्च किए, उसे बाजा सिखाया। बाजा सिखाया मतलब हारमोनियम वगैरह बजाना सिखाया, गाना सिखाया, ये भी सिखाया, अच्छी से अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखाई, सिलाई स्टिचिंग कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया। रुपया नगद नहीं दे सका तो क्या हुआ, रुपया नगद मतलब दहेज नहीं दे सका तो क्या हुआ, इतनी गुणवान पढ़ी लिखी लड़की तो उसने दी। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर ये दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेहनत करेंगे जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल धन्यवाद।